अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का एक समुदाय यूजीसी एक्ट के समर्थन में प्रोटेस्ट करता रहता है। अब डेफिनेटली यूजीसी एक्ट के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप समझ ही गए हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग उसमें शामिल रहे होंगे। इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए वहां पर एक यूट्यूबर पहुंचती है, रुचि तिवारी। अब यहाँ पर मैं पत्रकार भी कह सकता था, यूट्यूबर भी कह सकता था और केवल रुचि भी कह सकता था, लेकिन मुझे रुचि तिवारी बताना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि बाद में वहाँ पर जो घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम को मीडिया और ख़ासकर सोशल मीडिया कुछ इस तरह से प्रचारित करता है कि जैसे ये पूरी लड़ाई जनरल वर्सेस एससी, एसटी और ओबीसी की थी। यदि वास्तव में आप गौर करेंगे तो पूरा जो मामला था वो ये होता है कि कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को कवर करने के लिए जब एक यूट्यूबर पत्रकार पहुंचती है तो उसके साथ मिसबिहेव होता है, उसके साथ मार पिटाई हो जाती है, उसके कपड़े हटाने के प्रयास होते हैं, जैसा कि अलग अलग चैनलों को अपने इंटरव्यू में रुचि तिवारी ने बताया है। अब यदि इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यदि आप अलग अलग मीडिया चैनल्स में देखेंगे तो रुचि तिवारी के और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के ढेर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। उन वीडियोस में आपको क्लियर नज़र आएगा कि रुचि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वहाँ पर उन लोगों से प्रश्न पूछती नज़र आती है। तो अंदाज़ होता है जिस तरह से वो माइक को उनके पास मुँह ले जाके और जिस तरह से वो उन्हें जिसे कहीं कि प्रवोक कर देती है कहीं न कहीं। तो इस पूरे मामले को यदि आप देखें ना कि यदि हम इस तरह से बटेंगे तो फिर किस तरह से हम सेफ़ रहेंगे। क्योंकि एक ओर तो हमें कहा जा रहा है कि एक हैं तो सेफ़ हैं, लेकिन जिस तरह के बीज हम लोगों के बीच राजनीतिक दलों द्वारा बोए जा रहे हैं, ऐसे में ये स्टोरी कहीं न कहीं बेहद प्रासंगिक हो जाती है। तो मैं फिर से अपनी बात पर आता हूँ। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह का होता है कि रुचि वहाँ पर प्रश्न पूछ रही होती है, वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की को रुचि के हाथों से धक्का लगता है और वो ज़मीन पर गिरती है। जब वह ज़मीन पर गिरती है, उन लोगों में थोड़ा-सा आक्रोश पैदा होता है और कुछ लोग रुचि को घेर लेते हैं। और उसके बाद जिस तरह से मीडिया में जिस तरह से अलग अलग चैनल्स पर रुचि के जो बयान आए उसमें वो कहती नज़र आई कि मेरे साथ बदतमीज़ी हुई, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मेरे कपड़े तक हटाने के प्रयास किए गए। तो निश्चय ही बेहद निंदनीय था भारत में एक महिला के साथ, और वो भी खासकर तब जबकि वो पत्रकार हो, इस तरह की घटना बेहद निंदनीय है। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रुचि भी अपनी लिमिट थोड़ी सी क्रॉस करती दिखाई दी प्रश्नों को पूछने के दौरान, जबकि रुचि को खुद यह समझना चाहिए था कि जो पत्रकारिता होती है, जो एक पत्रकार होता है, वो एक बेहद जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसे बेहद जिम्मेदारी से अपने प्रोफेशन को निभाना होता है। तो मैं इन सारी चीज़ों पर नहीं जाना चाह रहा कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं। बाद में ये इस पूरे मामले को जनरल वर्सेस एससी, एसटी और ओबीसी का रंग दे दिया गया। बाद में यूनिवर्सिटी के बाहर ब्राह्मणवाद के भी नारे लगे। दोस्तों, क्या हम इसे इस तरह से नहीं समझ सकते थे कि कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पर एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हो गया? पर क्यों इस तरह का ठप्पा लगा दिया गया कि एससी, एसटी और ओबीसी के द्वारा एक सवर्ण वर्ग के पत्रकार के ऊपर हमला हो गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ? और दोस्तों, ये पूरा मामला हुआ ही इसलिए क्योंकि ये उसी यूजीसी एक्ट को लेकर था जिसमें वह विवादास्पद नियम आया था, जिसके चलते पूरे देश में उसका विरोध हुआ। अब आप सोचिए कि यदि वो यूजीसी का नियम लागू हो जाता तो हम कितने टुकड़ों में बँट जाते। क्या देश के नीति निर्धारकों को एक ये सामान्य सी बात समझ में नहीं आती है? जो बात एक सामान्य सा स्टूडेंट को समझ में आती है, वो इस देश के नीति निर्धारकों को क्यों नहीं समझ में आती है? आप सोच कर देखिए साहब, आप भी स्कूलों में पढ़े होंगे, मैं भी स्कूलों में पढ़ा हूँ। आज के स्कूलों में तो बच्चों को टिफ़िन फिर भी स्कूल प्रोवाइड करा देता है। लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम घर से टिफ़िन लेकर जाया करते थे और यदि हमारा टिफ़िन अच्छा नहीं बना होता था, तो हमारे किसी भी साथी का टिफ़िन खाने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं होता था। उस समय हमारे दिमाग में कहीं भी रिकॉल नहीं होता था कि ये सोलंकी है या ये चौहान है या ये तोमर है या ये तंवर है या ये जायसवाल है। हमें तो किसी ने सिखाया ही नहीं साहब। उस समय हम सिर्फ स्टूडेंट होते थे स्कूल में। हमारे साथ वाला बच्चा चौहान है या तोमर है या विजयवर्गीय है या तिवारी है या शर्मा है, ना हमारे पेरेंट्स ने कभी सिखाया, ना कभी हमारे स्कूल ने सिखाया।
जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हमें किसी ने हमारे अंदर उतारने की कोशिश नहीं की। आप कहेंगे कि साहब इतनी आदर्श स्थितियाँ नहीं है, यदि इतनी आदर्श स्थितियाँ होती तो इस तरह के नियम नहीं बनते, इस तरह की ढेर सारे रेगिंग के केसेस नहीं आते, इस तरह के प्रताड़ना के केसेस नहीं आते। नो डाउट ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि क्या किसी एक व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति को आप पूरे समाज की प्रवृत्ति का रूप कैसे दे सकते हैं? यदि किसी के द्वारा कोई गलती हुई भी है तो पर्टिकुलर वो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सवाल है। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने की, एक तरफ हम बात करते हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, एक तरफ हम बात करते हैं भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की। क्या इस तरह से हम भारत को 21वीं सदी में ले जाएंगे साहब? क्या इस तरह से हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे? क्या इस तरह से हम भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, जहाँ हर आदमी खुद को भारतीय कहने की जगह, खुद को भारतीय होने में गर्व महसूस करने की जगह शर्मा, वर्मा, तिवारी, सोलंकी, चौहान होने में गर्व महसूस करता है? कहीं तो रोकिए साहब इसे। आप ये जो बीज बोकर जा रहे हैं ना, ये बीज किसी दिन खुद ही पूरे भारत को खा जाएंगे। समझने की कोशिश करिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक है तो सेफ है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता है कि केवल पर्टिकुलर कुछ लोग एक होकर पूरे भारत को सेफ कैसे कर सकते हैं। मेरे तो ये बात ही गले नहीं उतरती है साहब, क्योंकि मैं तो भारतीय हूँ। मेरी छोटी सी समझ तो सिर्फ इतना सा कहती है कि यदि हम सब भारतीय एक हैं तो हम सेफ हैं, केवल कुछ एक वर्ग एक हैं तो हम सेफ हैं, यह बात मेरे तो गले नहीं उतरती है। और वैसे ही भारत पहले ही बहुत ज़्यादा बटा हुआ है साहब। आप इन यूजीसी नियमों को लाकर और क्यों इस भारत को और ज़्यादा बांट देना चाहते हैं? यहाँ पर देश प्रेमी फिल्म के गाने की लाइन को कोट करना चाहूँगा कि यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। तो इस बात को समझिए साहब कि बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। अंग्रेज़ों ने हम पर किस तरह से राज किया, एंड रूल करके ही तो राज किया था। ठीक है, उन्होंने हमें जातियों में नहीं बांटा था, लेकिन उन्होंने हमें छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था। जब एक राज्य पर आक्रमण होता तो दूसरा राज्य चैन की नींद सोता था, यह सोचकर क्या है अभी तो उस पर आक्रमण हुआ, लेकिन एक एक करके इस तरह से सारे राज्य दास्ता की जंजीरों में जकड़ते चले गए। अभी भी टाइम है साहब, भारत को संभलने दीजिए। कि जीवन प्रत्याशा क्या है? 70 साल। एक आम भारतीय 70 साल जीता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 साल भी जी लिए, भारत के नीति नियंता 100 साल भी जी लिए, लेकिन भारतवर्ष को तो हज़ारों हज़ार साल रहना है साहब। इसे इतने टुकड़ों में मत बांटिए कि एक दिन इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये भारत है और इस भारत पर रहने वाले भारतीय इस भावना के साथ इस भारत को 21वीं सदी में ले जाने की कोशिश करिए। भारत माता आप पर बेहद गर्व करेगी। नमस्कार, आप देख रहे थे भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूँ लोकेश शर्मा। यूजीसी नियमों को लेकर अभी फ़िलहाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसे लेकर ये एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। खबर तो आप सब जानते थे, लेकिन उस खबर में छुपे हुए जो संकेत थे उन पर ध्यान दिलाने की कोशिश मैं अपनी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी के द्वारा की है। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल भारतवर्ष सबसे पहले पर सब्सक्राइब नहीं है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।